अस्सलाम वालेकुम। मैं अब से थोड़ी देर पहले पेशावर से वापस पहुंचा हूं, जहां चंद घंटे पहले मैंने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया। आप में से बहुत से लोग वो इंटरव्यू देख चुके होंगे। उस इंटरव्यू का मैं एक एनालिसिस आपके सामने लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आज आपको अपने दिन की कैफियत भी बताता हूँ। मैं सुबह सोया था कोई 4 बजे के बाद, 8 बजे से पहले मैं उठा क्योंकि मेरा दिन का आगाज़ होना था प्रोफेशनल दिन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस जनाब अख्तर मिनल्ला साहब की अदालत से, जहां मैं 9 बजे पहुंचा। जब मैं वहां 9 बजे पहुंचा तो वहां पर इमरान खान, रियाज, अरशद शरीफ साहब, समी इब्राहिम पहले ही खड़े थे, उनके वकला भी थे, मैंने भी उनको ज्वाइन किया। और हमारे मौजूदगी में वहाँ पर ईमान हाजिर मज़ारी जो खुद वकील भी हैं, और डॉक्टर शीरी मज़ारी जो पहले फॉर्मर मिनिस्टर थी ह्यूमन राइट की, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनकी साहिबजादी हैं, वो वहाँ पहुँची। एक ब्रीफ सी उनकी समात हुई। वैसे तो उनकी तारीख जो है वो 9 तारीख को वो केस लगा हुआ है जिसमें जैक ब्रांच ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन आज भी एक ब्रीफ उनकी समात हुई। और उससे पहले उसके बाद एक छोटी सी समात उस वक्त हुई जब साबिर शाकिर, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर हैं, कॉमेंटेटर हैं, व्लॉगर हैं, जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, कहीं यूरोप में है, उनकी वाइफ ने भी एक पिटीशन जो है उनकी हिफाजत के हवाले से वहाँ पे दाखिल की, और उसके भी एक ब्रीफ जो है बहस हुई, और चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने उस हवाले से अहकाम जारी किए। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि गुज़िश्ता चंद बरसों में जब तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत थी और अब जो हुकूमत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला हैज़ इमर्ज्ड एज एन आइकन आज़ादी सहाफ़त को अगर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और प्रोटेक्ट किया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पाकिस्तान में प्रोटेक्ट किया है, तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। और चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला से ज़्यादा मुझे लगता है वो जेन्युइनली, जब मैं उनकी बातें वहाँ सुन रहा था, जो मुख्तलिफ वो चीज़ों की डिटेल्स इंक्वायर कर रहे थे, 23 तारीख को जब उन्होंने पहले अहकाम दिए और आज, तो आई कुड फील दिस थिंग कि वो जेन्युइनली आज़ादी सहाफ़त जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कमर बस्ता हैं। 23 तारीख को जब चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने यहाँ पर वफाक को ये अहकाम दिए थे कि जो FIRs दर्ज हैं उन सब की डिटेल्स, और कितनी FIRs हैं, कहाँ कहाँ दर्ज हैं, वो पूरे पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं उनके चीफ सेक्रेटरी से सेक्रेटरी इंटीरियर हासिल करें। और IGP साहब को ये हुक्म दिया था कि इन मीडिया पर्सनस को आप गिरफ्तार, आपने इंश्योर करना है कि इनको कोई इस्लामाबाद से गिरफ्तार ना कर सके और पाकिस्तान की किसी और डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के हवाले ना कर सके विदाउट द एक्सप्रेस परमिशन ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वो ऑर्डर आज भी पेंडिंग रहा बिकॉज वफाक की तरफ से, यानी पिटिशन जो है ये जारी रही, अब ये कंटिन्यूइंग पिटिशन है, बिकॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, वफाक की तरफ से, इस्लामाबाद की हुकूमत की तरफ से, सेक्रेटरी इंटीरियर के ऑफिस की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट किया गया, कोई डिटेल्स जो हैं वो शेयर नहीं की गई। और जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने इस हवाले से एक कमेटी जो है क्रिएट की, और इस केस को भी अपने मजीद अहकाम भी उन्होंने इस हवाले से दिए, और वो पिटिशन को भी उन्होंने पेंडिंग रखा। तो ये तो एक सुबह की सूरत हाल थी। अब आते हैं उस इंटरव्यू की तरफ। जो इंटरव्यू मैंने किया उसको ज़ाहिर है बहुत से लोग देख चुके हैं। उसमें बहुत सी बातें तो इमरान खान साहब की पुरानी थी जिन्होंने रीअफर्म किया। ये पहला फॉर्मल इंटरव्यू था जो हकीकी आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च के बाद, जब यहाँ से इस्लामाबाद से वो वापस गए 26 की मॉर्निंग के बाद, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने प्रेस टॉक्स की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया है, और उनकी बहुत सी बातें हमारे सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई फॉर्मल एंकर ड्रिवन टेलीविजन इंटरव्यू उन्होंने नहीं दिया। तो 92 न्यूज़ को जो उन्होंने इंटरव्यू आज दिया है, ये इस हवाले से पहला इंटरव्यू था गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर। इस इंटरव्यू में ज़ाहिर है बहुत सी वो बातें दोहराई गई, वो बातें दोबारा सामने आई जो इससे पहले अपनी प्रेस टॉक्स के अंदर वो कर चुके थे, लेकिन एक नई चीज़ आई, क्योंकि जब 5वां दिन था, उन्होंने 6 दिन का एक अल्टीमेटम दिया था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, शरीफ सरदारी रजीम को, और कल वो 6 दिन पूरे हो जाएंगे। और उनका ये कहना था कि जब 6 दिन पूरे हो जाएंगे, और जाहिर है कि हुकूमत तो दिन में 3 दफ़ा ये कहती है कि हम अगस्त 2003 से पहले इंटरिम गवर्नमेंट लेकर नहीं आएंगे, और हम अपनी जो हमारी कानूनी मुद्दत है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो जाहिर है कि हुकूमत उनके अल्टीमेटम को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उसको सीरियसली नहीं लेती। तो उन्होंने कहा कि जब ये 6 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना एक नया लाहे अमल सामने लेकर आएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 दिन के बाद उन्होंने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ आना था या लॉन्ग मार्च करनी थी। इसका मतलब है कि 6 दिन के बाद उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया था कि आप इसके बारे में एक विजिबल मूवमेंट करें, लेकिन अब वो अपना एक लाहे अमल, एक एक्शन प्लान जो है वो सामने लेके आएंगे। मैंने उनको इसमें, चूँकि मैंने खासे क्रिटिकल उनको क्वेश्चन पूछे, बहुत से उनके इससे पहले जो इंटरव्यूज़ हुए वो इंस्पिरेशनल नेचर के थे, और वैसे भी जब प्रेस टॉक होती है तो प्रेस टॉक एक मोनोलॉग होता है, एक लीनियर होती है, क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। तो मैंने जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उनसे पूछे,
تو انہوں نے سب کچھ تو نہیں بتایا، لیکن میں نے یہ ضرور مجھے لگا کہ اب وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو تبدیلی انہوں نے کوئی لے کر آنی ہے، کہ جو سیاسی تبدیلی کا سفر ہے اس میں کوئی ایک آخری مارکہ ہونا ہے اسلام آباد میں لانگ مارچ کی شکل میں، بلکہ وہ اس پورے پولیٹیکل پروسیس کو ایک ملٹی ڈیمینشنل کانفلکٹ کی شکل میں دیکھتے ہیں، جس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی بیٹلز ہو سکتی ہیں، جس کے اندر پہیہ جام ہڑتال ہو سکتی ہے، جس کے اندر اسٹرائکس ہو سکتی ہیں، جس کے اندر شاید گرفتاریاں دینے کا عمل ہو سکتا ہے، جس میں بہت سی مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال جو اور ظاہر ہے کہ کسی بھی پولیٹیشین کو آپ یہ تو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا اس کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ایکسپریس کر دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں تو انہوں نے نہیں بتائی ہیں اور بہت سی چیزیں وہ بتا سکتے بھی نہیں ہیں، مجھے اس کا بھی احساس ہوا۔ پشاور کی ایک امپورٹنس کیا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال تھا کہ میں نے آغاز یہاں سے کیا اس انٹرویو کا کہ آپ کو پشاور میں مقید کر دیا گیا ہے، پشاور تک آپ کو محدود کر دیا گیا ہے، وہ پورے پاکستان کے اندر اپنی کیمپین رن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس کا بڑا مؤثر جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ 2016 میں بھی جب پاناما پیپرز پہ ہم نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، ہم سپریم کورٹ کو فورس کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو مجھے انہوں نے بنی گالا میں میرا محاصرہ کر لیا تھا پولیس اور ایف سی نے، اور میں وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ان ادر ورڈز ان کی فریڈم آف ایکشن اینڈ کمیونیکیشن جو ہے اسے محدود کر دیا گیا تھا، نہ لوگ ان کو آ کے مل سکتے تھے، نہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتے تھے، چیزوں کو لیڈ نہیں وہ کر سکتے تھے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی لیڈر لیس ہو گئی تھی۔ تو یہ بات بڑی کلیئر سمجھ آتی ہے کہ پشاور کے کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے، اور میں وہاں پہ بعد میں رک گیا انٹرویو کے بعد، میں وہاں سے کچھ 10:30 بجے نکلا، میں وہاں پہ بیٹھا لان میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو یہ بڑا، اور کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ جناب وہاں سے عمران خان صاحب بیٹھ کے وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان وفاق کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ایک ایسی پارٹی کا ہیڈ جس کی پریزنس 3 صوبوں میں ہے، اور باقی ساری جماعتیں جو 10 ہیں ان کی پریزنس یا تو چند ڈسٹرکٹس کے اندر ہے یا ایک صوبے کے کسی حصے میں ہے، لیکن وہاں سے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جس کی ایک لارج ہیومنگس پریزنس ہے 3 صوبوں کے اندر، وہ بیٹھا وفاق کے خلاف سازش کر رہا ہے، جس کی واحد جماعت تھی وہ ہے جو وفاق کی جماعت ہے، باقی کوئی بھی پاکستان میں اس وقت فیڈرل پارٹی جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن کسی بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی نے لکھا ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے عمران خان جو ہے وہ وفاق کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ خاصی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی۔ بہرحال میں نے وہ دیکھا کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے پشاور سے اپنے فریڈم آف ایکشن کو، اپنی فریڈم آف کمیونیکیشن جو ہے اسے انہوں نے آزاد رکھا ہے، اور ان کا ہر 15 منٹ جو ہے وہ تو اپنے پارٹی کے ڈفرینٹ لیڈرز کے ساتھ، ڈفرینٹ ہیڈز کے ساتھ ملاقاتوں میں، میٹنگز میں گزرتا ہے، یا وہ اپنے ورکرز کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بہت سی ٹیلی فون کالز ریسیو کرتے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی انتہائی طاقتور بزنس کی جو شخصیات ہیں، جو بزنس ٹائکونز ہیں، جو کارپوریٹ ہیڈز ہیں، وہ مسلسل ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بزنس مین جو ہے وہ بڑا ہارڈ نوز ہوتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو ہے اس نے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو رائٹ آف نہیں کیا، بہت سے لوگوں نے میڈیا میں شاید رائٹ آف کر دیا، لیکن بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ان کے اندر ایک پوٹینشیل لیڈر دیکھتی ہے جو بہت جلدی واپس آ سکتا ہے۔ جب میں انٹرویو ختم کر کے اور پشاور کے کے پی ہاؤس سے نکل کے واپس آ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کیے، جنہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لگا جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈسپریٹڈ تھے، ان میں اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی، اتنا ان کے اندر جوش و خروش نہیں تھا، وہ سٹک محسوس ان کو ہوئے، انہیں ایسا لگا وہ پھنس گئے ہیں، انہیں اس انٹرویو کے اندر وہ والی ایک جوش و خروش اور عزم جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اصل میں یہ فیلنگ بالکل غلط ہے، بیکاز مجھے کچھ ان کے ساتھ وقت گزرنے کا بھی موقع ملا، اور چونکہ یہ انٹرویو تھوڑا سا کرٹیکل تھا، اس سے پہلے جو انہوں نے انٹرویو میں نے ایکسپلین بھی آپ کو کیا کہ وہ زیادہ انسپریشنل نیچر کے تھے، بیکاز وہ ایک مومنٹ کی طرف ڈرائیو کر رہے تھے، اس لانگ مارچ کے مومنٹ کی طرف ڈرائیو کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو پریس ٹاکس کی ہیں وہ چونکہ لینئر ہوتی ہیں، مونولوگ کی شکل میں ہوتی ہیں، اس میں آپ سنگل پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور یہ انٹرویو جو ہے یہ زگ زیگ تھا، کرٹیکل تھا، جس میں میرے کوشچنس کی نیچر اس قسم کی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اینڈ سو آن۔ اور ایز اے پولیٹیشین وہ جو ریالٹی ان کے سامنے ہے اس کا 50% بھی وہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے، اور یہ میں ایز اے ویلاگر بھی، ایز اے کامنٹیٹر بھی اس پوری حقیقت کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا، بیکاز میری بھی لمیٹیشنز ہیں، اور اگر میری ایک کامنٹیٹر کی حیثیت سے لمیٹیشن ہے تو ایک فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کی اور ایک پولیٹیشین جو ہے اس کی لمیٹیشنز بہرحال میرے سے بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور بھی بہت بڑی وجہ ہے جو میں ایکسپلین آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ ایسے محسوس کرتے ہیں، اور میں آپ کو کچھ گرافک امیجز دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے، جو ذہنی کیفیت ہے، اور چونکہ میرا انٹرسٹ بھی سائیکالوجی میں، اور اگر میں نہ آتا ٹیلی ویژن کی طرف اور میڈیسن میں رہ جاتا تو میں نے بننا ہی سائیکائٹرسٹ تھا۔ تو ایک عام آدمی جو ہے
उसका जो तसव्वुर उसके जहन में है सक्सेस का और पाथ टू सक्सेस का, वो लीनियर है। उसके जहन में ये है कि सक्सेस जो है वो एक सीधी लाइन होती है और आप इस तरह से ठाक करके ऊपर की तरफ जाते हैं और ये एक जो है दिस इज द पाथ टू सक्सेस। लेकिन जो रिसर्च है इनटू ह्यूमन सक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, वो ये शो करती है कि सक्सेस का पाथ जो है वो कभी सीधा नहीं होता, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें बहुत भूल गलियां होती हैं, उसमें बहुत जिग जैग पैटर्न होते हैं। कभी आप लेफ्ट जाते हैं, कभी आप राइट जाते हैं, कभी आप ऊपर जाते हैं, कभी आप नीचे जाते हैं, कभी आप फंस जाते हैं, कभी ये डिच में गिरते हैं, फिर उसमें से आप दोबारा निकलते हैं। सक्सेस में जो, और ये मैं सारे ग्राफ और इमेजेस आपको मुसलसल, मेरी कोशिश है कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं, इनको बहुत गौर से देखिए। मेरी कोशिश है कि ये चंद सेकंड रहें ताकि आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। ये कम से कम 5 या 6 इमेजेस मैं रास्ते में जब गाड़ी में आ रहा था तो मैं साथ साथ निकाल रहा था और मेरी ख्वाहिश थी कि ये मैं आपको दिखा सकूं। तो सक्सेस में हिल्स भी हैं, उसमें डिचेस भी हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस भी हैं। तो सक्सेस जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का पाथ होता है। सक्सेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू कंटिन्यू, आपको आगे बढ़ना होता है, आपको हथियार नहीं डालने, आपको सरेंडर नहीं करना, आपको कंटिन्यूसली तौर पे रीथिंकिंग करनी होती है, आपको स्ट्रेटेजाइज जो है वो करना होता है और आपको चीज़ों को मसलसल एग्जामिन करना होता है। और ना ही आप अपनी स्ट्रेटजी और हिकमत अमली जो है उसका ऐलान कर सकते हैं। जो स्ट्रेटजी आपके जहन में होती है उसका सिर्फ 10%, 15% या 20% आपने पब्लिक के सामने लाना होता है, बिकॉज वो आपने उनको इंस्पायर करने के लिए, होप देने के लिए लाना होता है। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में मैंने देखा है इमरान खान साहब को। मैंने देखा कि वो बहुत एनिमेटेड हैं, वो बहुत गौर कर रहे हैं, वो बड़े इंटेलिजेंटली एनालाइज कर रहे हैं कि चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के सामने, उनके सामने है क्या, उसका क्वांटम क्या है, उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशंस जो हैं इस चैलेंज की किस किस्म की हैं। तो ये ग्राफ्स मैंने आपको दिखाया। मैं छोटी सी अगर मैं एक डाइग्रेशन करूं, मुझे, और चूंकि मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताऊं कि चूंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से कैरियर्स चेंज किए हैं, स्टार्टिंग एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर जिसने इंटर्नशिप की सर्जरी के अंदर, मेडिसिन में, गायनेकोलॉजी के अंदर, फिर मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। पहले भी मैंने उसकी बात की। फिर मैंने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा तो मैंने कुछ अर्सा कंसल्टिंग की, डेवलपमेंट के हवाले से, डिफरेंट इशूज़ के हवाले से और ट्रेड के हवाले से। उसके बाद मैं टेलीविज़न में आ गया, सीधा ही टेलीविज़न एंकर पर्सन बन गया। टेलीविज़न एंकर के एक्सपीरियंस मेरा ब्रिटेन का, फिर पाकिस्तान का, कराची का, जियो टेलीविज़न से मैंने शुरू किया इंग्लिश से, फिर इंग्लिश उर्दू में आ गया। उसके बाद गुज़िश्ता 5 बरस में मैं एक इंग्लिश का प्रिंट पब्लिशर बन गया, जो एक मैगज़ीन भी मैंने निकाला, ऑनलाइन पब्लिकेशन निकाली, जो खासा उसका एक सर्टन किस्म का इम्पैक्ट, उसकी खास किस्म की ऑडियंस भी है। और उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली कुछ महीनों में ज़्यादा सीरियसली ये वीलॉग्स करने शुरू कर दिए। तो ये जो जिग जैग पैटर्न है लाइफ का, जो पाथ ऑफ सक्सेस है, इससे मैं बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। और अगर मैंने ये डिफरेंट 5-6 किस्म की जो एक्सपीरियंसेस ना किए होते, ये जो 5 डिफरेंट लाइव्स हैं, लेकिन मैं लीड ना करता, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इतनी इन एक्सपीरियंसेस ने मेरी ज़िंदगी को बड़ा एनरिच किया और मुझे ज़िंदगी को समझने का जो है बहुत ज़्यादा मौका मिला। एक छोटी सी डाइग्रेशन अगर मैं और कर लूँ, एक फिल्म है 1992 में आई थी, द डैमेज, जिसकी मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये फिल्म मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग फिल्म्स में इंटरेस्टेड हैं, अच्छी फिल्म्स में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस फिल्म्स में इंटरेस्टेड हैं, आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत फ्रेंच एक्ट्रेस हैं, जूलियट बिनोशे। 92 की फिल्म है, ज़रा उस वक्त बहुत खूबसूरत थी, अभी मुझे नहीं पता क्या सूरत हाल है, बट जूलियट बिनोशे हैं, बड़ी उनकी मैस्मराइजिंग पर्सनैलिटी है और बहुत ही इम्प्रेसिव ब्रिटिश एक्टर जेरेमी आयंस जो हैं वो उस फिल्म में रोल प्ले करते हैं एक बड़े ब्रिटिश मिनिस्टर का, जो बड़ा सक्सेसफुल है, आउटवर्डली मैरिड है, उसकी स्टेबल लाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसकी बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजर रही है, वो अपनी सोसाइटी में बड़ा सक्सेसफुल है, मेंबर है पार्लियामेंट का। और ये फिल्म जब मैंने देखी न्यूयॉर्क में 92-93 में, तो मेरे एक क्लास फेलो और बैचमेट डॉक्टर हसन आसिफ, जिनको उर्फ़ आम में हम सानी कहते हैं, उनके साथ मैंने देखी। एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट इन न्यूयॉर्क। और सानी ने, हसन आसिफ ने मुझे कहा कि इस फिल्म का सबसे जो पावरफुल सीन है वो इसका आखिरी सीन है। आखिरी सीन है क्या? ये कैसी फिल्म है जिसमें जेरेमी आयंस, जो कि इंतहाई सक्सेसफुल अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, एक ब्रिटिश मिनिस्टर है, पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर पार्लियामेंट है, बहुत अमीर है, उसका बाप भी बड़ा अमीर था, वो उसकी बिल्कुल स्टेबल लाइफ है, और उसकी मुलाकात जो है वो होती है अपने बेटे की मंगेतर के साथ। जूलियट बिनोशे इज़ लेस दैन हाफ हिज एज, और वो उसके बेटे की मंगेतर है, और जब उससे मिलता है डाइनिंग टेबल में, he madly falls in love with her। और इस लव
इस सडन इश्क और मोहब्बत के नतीजे में ये जो लव अफेयर है, जो उसका पैशन उसके अंदर पैदा हो जाता है, जो उसके अंदर पहले उसको पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर ये पैशन है, उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। ज़्यादा किस तरह से तबाह होती है, बहुत ही बुरी तरह से तबाह होती है, वो आप फिल्म में देख सकते हैं। इसका आखिरी सीन ये है कि वो एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ा होता है तबाह हाल, जब वो जूलियट बिनोशे को देखता है जिसकी अब शादी हो गई होती है और उसकी गोद में किसी और आदमी का बच्चा होता है। उस वक़्त उसके ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, वो अपने आप से सवाल पूछता है कि ये औरत जो है ये किसी और औरत से तो मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? जब मैंने फ़िल्म देखी तो और यही वो सीन था जो मुझे डॉक्टर हसन आसिफ ने कहा कि यही सीन एक्चुअल सीन है समझने वाला। तो मुझे इतनी यानी डिस्टर्बेंस थी, इतनी जुस्तजू थी कि मैंने वो नॉवल भी जाके ख़रीदा न्यूयॉर्क में। जब मैंने नॉवल पढ़ा तो मुझे समझ आई, इस फिल्म से समझ नहीं आई कि सारा नॉवल ये था कि चूँकि उसकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस रिच एनफ नहीं थे, चूँकि उसकी ज़िंदगी बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की थी, जहाँ वो एक अमीर आदमी का बेटा था, उसकी शादी जो है एक अरेंज मैरिज हो गई, उसकी ज़िंदगी में कभी मोहब्बत आई ही नहीं थी, कभी पैशन आया ही नहीं था, कभी टूट के उसने इश्क किया ही नहीं था। तो जब वो जूलियट बिनोशे को देखता है, उस यंग औरत को देखता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है, बिकॉज ही हैड नॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग लाइक दैट बिफोर। और जो आदमी जिसने बहुत एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में शुरू से ही, उसकी ज़िंदगी में इस किस्म की पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में जो लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है, वापस आते हैं पॉलिटिक्स पे, कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उनको लगता है कि क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अपनी 70 बरस की तारीख में उसमें कभी भी जेन्युइन डेमोक्रेसी आई ही नहीं। यहाँ कोई जेन्युइन डेमोक्रेटिक मूवमेंट आई ही नहीं जिसने लोगों के दिलो दिमाग को बदल दिया हो। पाकिस्तान या तो मार्शल ला रहा है या कौसे मार्शल ला रहा है। यहाँ इसमें थोड़ी देर के लिए एक टेम्पररी किस्म की, वीक किस्म की डेमोक्रेसी आई है जो बजाते खुद बड़ी अथॉरिटेरियन किस्म की उसकी नेचर थी। चूँकि पाकिस्तान में कभी जेन्युइन डेमोक्रेसी आई ही नहीं है, अब पाकिस्तान एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दिलो दिमाग बदल रहे हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है, एक डिसबिलीफ भी है उस एंट्रेंच एलीट क्लास को जो डेमोक्रेसी के रास्ते में दर हकीकत एक रुकावट है। ये चंद हज़ार लोग हैं, ये चंद सौ, ये चंद हज़ार लोग हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हैं, मीडिया में भी हैं, बिजनेस में भी हैं, पब्लिकेशंस के अंदर भी हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी हैं और भी बड़ी जगहों में हैं। उनको बड़ी हैरानगी हो रही है, वो बड़ा इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो इसको समझ नहीं सकते कि जेन्युइन डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान में चल रहा है। हकीकत ये है, जो चीज़ मैं देख के आया हूँ, कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ह्यूज पॉलिटिकल फ्लक्स है। पाकिस्तान में एक क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रही है जिसके नतीजे में ज़हनी तौर पे नई हकीकतें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। जब हमने, और यही मैं आपको बात ख़त्म करता हूँ, आपको समझ आएगी कि हकीकतें क्या जन्म ले रही हैं। जब हम सब ने ईमान हाज़र मज़ारी को देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद हम सब चाय पीने के लिए गए, जिसमें टीवी एंकर भी थे, ब्लॉगर्स भी थे, बैरिस्टर्स भी थे, कुछ और वकला भी थे, कुछ और मीडिया के रिपोर्टर्स भी थे। वहाँ किसी ने एक सवाल पूछा, मैंने कहा तुम लोगों ने देखा है व्हाट अ चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ईमान हाज़र मज़ारी के तो हम सब खिलाफ थे और ये भी हमारे खिलाफ हैं, लेकिन आज हम सब ईमान हाज़र मज़ारी को डिफेंड कर रहे हैं। और हम ही नहीं डिफेंड कर रहे, लाखों वो लोग भी ईमान हाज़र मज़ारी को अक्रॉस पाकिस्तान डिफेंड कर रहे हैं जो पहले ईमान हाज़र मज़ारी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। ये वो बहुत बड़ी तब्दीली है जो पाकिस्तान की सियासत में आ गई है। जिन लोगों की मिस्टेक्स की वजह से ये तब्दीली आई है, उन्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की सियासत में रूनुमा हो रही है। थैंक यू।